नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा आपका हमेशा की तरह स्वागत करता हूं और फिर से एक नया मॉक टेस्ट लेकर मैं आया हूं। देखते हैं इनके क्वेश्चंस क्या। और मैं हमेशा कहता हूं कि भैया क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं। रुपयों में लेन देन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली बैंक बन गई है। देखो, रुपयों में लेन देन करने के लिए, ठीक है, बिकेम द फर्स्ट बैंक टू गेट रिजर्व बैंक इन इंडिया अप्रूवल फॉर रुपी ट्रेड। रुपये के ट्रेड के लिए पहली कौन सी बैंक बन गई है? तो वो बैंक बनी है बच्चों यूको बैंक। एक बात ध्यान रखना, यूको बैंक बन चुकी है। अब बात आती है बैंक से रिलेटेड। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आरबीआई क्या सेंटर बैंक है बच्चों। बाकी जो बैंक है उन पर निगरानी का कार्य करता है। उनमें से किसका भी निगरानी कर रहा है? यूको बैंक पर भी कर रहा है। एक इसमें दे रखा है एसबीआई, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है ये। एसबीआई क्या है बच्चों? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिए। सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक आपसे पूछा जाएगा तो वो पूरा है एसबीआई बैंक है। और इसकी जो बाकी जानकारी मैं आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैं दूंगा। यहां तक के लिए आप याद रखिए कि यूको बैंक। आरबीआई की स्थापना जो होती है बच्चों 1935 में होती है। इसका हेडक्वार्टर जो चेंज होता है बच्चों वो कब होता है? 1937 में। और हेडक्वार्टर है कहां पे करंटली? मुंबई। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है बच्चों? मुंबई में है। और सर्वप्रथम जब इसकी एस्टेब्लिश हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए बॉयस, क्लियर है? कोई इशू नहीं है सभी को? तो ये चीज़ बता दीजिएगा। ओके, डन, एवरीथिंग इज डन। चलिए आगे चलते हैं। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? कि भैया देखो, इसका HTTP की फुल फॉर्म हमसे पूछी गई। एक्चुअली इसका जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। ऐसे ये www आपने सुना होगा या कहीं देखा होगा। देखा नहीं है तो हम लोग गूगल पे जो सर्च कर रहे होते हैं तो सबसे पहले www, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ नया डाटा फीड करते हैं। तो ये www और गूगल का ही एक पार्ट होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, सर्चिंग डिपार्टमेंट में होता है ये। किसी भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है। जैसे भारतीय शहर है ना, उनको अलग अलग नामों से संबोधन किया जाता है। जैसे मैं जयपुर में अभी रहते हैं तो जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। जयपुर को क्या कहा जाता है बच्चों? गुलाबी नगर, यानी कि पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी, गुलाबी नगर। ऐसे ही आपसे पूछा जा रहा है कि दक्कन की रानी, तो ये कहा जाता है पुणे को। पुणे जो शहर है वो महाराष्ट्र में स्थित है बच्चों। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। ऐसे ही कुछ शहरों को मैं लेके आया हूँ, वो देखिए। आइए, जैसे जयपुर के बारे में डिस्कस करते हैं। जयपुर, गुलाबी नगर, पिंक सिटी के नाम से किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। जोधपुर को क्या कहा जाता है बच्चों? विल्यू सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? विल्यू सिटी कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि विल्यू सिटी किसे कहा जाता है, नीला शहर किसे कहा जाता है? आपका आंसर होगा जोधपुर को कहा जाता है। अकोला का है किसे? अकोला को क्या कहा जाता है बच्चों? कपास का शहर कहा जाता है अकोला को, क्योंकि कपास का उत्पादन जो होता है वो सर्वाधिक यहाँ पे होता है। उदयपुर, ठीक है। उदयपुर क्या है? यहाँ पे झीलों का शहर कहा जाता है और सफ़ेद शहर कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा जो कलर है वो सफ़ेद, जहाँ पे उदयपुर के अंदर जो घर बने हुए वो सफ़ेद कलर पे उन पर पेंट किया जाता है। जैसे गुलाबी नगर या जयपुर में जिस तरीके से घरों पर ज़्यादातर जो कलर किया जाता है वो पिंक कलर किया जाता है, ऐसे ही उदयपुर शहर में सफ़ेद कलर किया जाता है। अलपुजा कहाँ पर? पूर्व का वेनिस कहा जाता है। डिब्रूगढ़ चाय का शहर कहा जाता है। लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। मुजफ्फरनगर लीची शहर और मिठाइयों का शहर कहा जाता है। जो क्या कहा जाता है? ये मिठाइयों का शहर कहा जाता है। पुणे डेक्कन की रानी, यही हमारे एग्जाम में अभी या क्वेश्चन में अभी हमसे पूछा गया था। नागपुर को कहा जाता है नारंगी शहर। नागपुर को क्या कहा जाता है? नारंगी शहर कहा जाता है। नासिक, भारत की शराब की राजधानी किसे कहा जाता है? नासिक को कहा जाता है। बेंगलुरु, भारत का उद्यान कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और विज्ञान शहर, देखो बेंगलुरु के कितने सारे नाम हैं, ये बात आप लोग, यह कर्नाटक की राजधानी है, ठीक है ना। भारत का उद्यान शहर कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है और विज्ञान शहर कहा जाता है। कुर्गू को कहा जाता है भारत का स्कॉटलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, उसके नाम से ये संबोधन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। मंगलोर को पूर्व का रोम कहा जाता है, गेटवे ऑफ कर्नाटक कहा जाता है। रोम क्या है बच्चों? इटली की कैपिटल है, ठीक है।
रोम के बारे में एक बार ध्यान रखना, 7 माउंटेन सिटी भी कहा जाता है, 7 माउंटेन सिटी कहा जाता है, 7 माउंटेन सिटी। पर सर 7 आइसलैंड सिटी किसे कहा जाता है, तो ये मुंबई को कहा जाता है, 7 आइसलैंड सिटी ये कहा जाता है बच्चों, 7 आइसलैंड सिटी ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मुंबई। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। आओ, मैसूर को कहा जाता है चंदन शहर। मैसूर को किसे, मैसूर जो जाना जाता है अन्य कौन सा नाम है, चंदन शहर के नाम से। और जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। आपको बताना है गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ऐसे हमने कुछ शहरों के नाम देखे और हमारे क्वेश्चन का आंसर भी देखा पूरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। मैसूर के टाइगर, अभी मैसूर का हमने नाम लिया, देखो मैसूर, ये रहा, अभी हाल ही में हमने नाम लिया था मैसूर, चंदन शहर। मैसूर के टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है, वो जाना जाता है टीपू सुल्तान को, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना कि मैसूर टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है। जो उपनाम होते हैं बच्चों पूछ लिए जाते हैं, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल नीमो या एल नीनो, ठीक है नीनो है, ये बात ध्यान रखिएगा। एल नीनो के तट से लगे गर्म जलधारा के विकास को दिया गया है, विकास है वो पेरू कहा गया है। क्या कहा गया है, एल नीनो के तट से लगे गर्म जलधारा के विकास को दिया गया नाम है वो है पेरू। यहाँ पे जो नाम होगा वो क्या होगा बच्चों, पेरू होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, गर्म जलधारा होती है एल नीनो की। कैसी जलधारा होती है, जलधारा ये गर्म होती है, जलधारा गर्म होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। उगादी के अवसर पर मनाए जाने वाला तेलुगु उत्सव है, ये न्यू ईयर फेस्टिवल होता है बच्चों उगादी। और ये मैंने शायद अभी हाल ही में बैचेज में करा रखा है, और जब मैं फेस्टिवल पढ़ाता हूँ तो बहुत डीपली इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं मैं आपको मैप के माध्यम से भी समझाऊंगा। उगादी जो फेस्टिवल है बच्चों वो न्यू ईयर फेस्टिवल है तेलुगु में। तेलुगु मतलब तो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। न्यू ईयर फेस्टिवल है, ठीक है ना। एक सेकेंड रुकिए, हाँ ठीक है, अपने पास अवेलेबल है। अब मैं आपको कंप्लीटली इसको समझा देता हूँ कैसे। जैसे अभी हाल ही में पूछा गया उगादी फेस्टिवल, उगादी फेस्टिवल के बारे में बच्चों पूछा जा रहा है। उगादी फेस्टिवल मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे मनाया जाता है बच्चों, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से जो राज्य अलग हुआ है उसका राज्य का नाम क्या है बच्चों, तेलंगाना, ठीक है। हमारा आंसर तो यही है आंध्र प्रदेश। ये बात ध्यान रखना, कोई सा भी इन चारों सबसे प्रेफरेंस जो आंसर को देनी है वो कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश। हमारे आंसर को प्रेफरेंस देनी है तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना जो चीज़ है वो है राज्य, इसी से अलग होता है। इसके अलावा भी ध्यान रखना राज्य कौन कौन से नाम दे दिया जाता है राज्यों का। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। इसके अलावा जो राज्य शामिल किया जाता है इसके जो पड़ोसी राज्य, कैसे मैं आपको मैप के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे ये रहा, मैंने जब ये मैप बनाया तो मैंने कहा ये आंध्र प्रदेश है बच्चों, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से यहाँ पे एक शहर लगता है जिसका नाम है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के अलावा यहाँ पे लगता है कर्नाटक, ठीक है। और ऊपर कौन सा शहर लगता है बच्चों, ऊपर लगता है यहाँ पर तेलंगाना। तो बीच में जो शहर है ये रहा, इसका नाम क्या है बच्चों, आंध्र प्रदेश। बहुत डीपली चीज़ें समझिएगा। आज फेस्टिवल लगभग आपके न्यू ईयर फेस्टिवल सारे क्लियर कर दूंगा मैं यहाँ से। इसको कंप्लीट देखिएगा पूरा के पूरा वीडियो, तो आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा नए जो न्यू ईयर पर जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश, अब इसकी जो बाउंड्री वाली टच जो स्टेट है, जैसे मैंने कहा एक तरफ तमिलनाडु है, एक तरफ कर्नाटका है और एक तरफ है तेलंगाना, तो इनके भी स्टेट में उगादी मनाया जाता है। अगर पर्टिकुलर आपसे पूछा जाता है कि तमिलनाडु में जो न्यू ईयर मनाई जाती है तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है पुथांडू। कौन सा मनाया जाता है बच्चों, पुथांडू मनाया जाता है। जैसे मैं आपको पूरी डिटेल से समझाता हूँ। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा कि उगादी जो फेस्टिवल है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। दो स्टेट, बॉर्डर स्टेट की जब बात की जाएगी, बॉर्डर स्टेट कौन से आंध्र प्रदेश के, एक तो है बच्चों तमिलनाडु और एक है कर्नाटका। बॉर्डर स्टेट है तमिलनाडु, और कौन सी है, एक और है यहाँ पे कर्नाटका। इनमें भी कभी कभी ऑप्शन दे देता है, लेकिन हमारा आंसर क्या रहेगा, हमेशा आंध्र प्रदेश ही रहने वाला है। पर हमारा जो देश है कल्चरल डाइवर्सिटी रखता है, तो इसके वजह से क्या होता है कि अलग अलग राज्य में नए साल पर अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं और वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्री में न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाया जाएगा, उसे न्यू ईयर ही बोला जाएगा, लेकिन भारत देश के अंदर अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे मैं आपको मैप के माध्यम से समझाता हूँ बच्चों, देखिएगा, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
आज प्रॉपर बन ही नहीं रहा भाई। हाँ हो गया, अब बन जाएगा ये, ठीक है ना। वो थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्शन की वजह से आप समझ जाओगे आप लोग, वैसे तो कोई इश्यू नहीं आएगा, समझ जाओगे ना आप लोग, ठीक है भैया। महान आदमी हो वैसे सारे के सारे, तो आप समझ जाओगे, मुझे इस चीज़ में दिक्कत नहीं है समझाने में। चलो आओ अब बात करते हैं बच्चों केरल की। हम बात किसकी कर रहे हैं, दिख रहा है ना सभी को अच्छे से, ये आ रहा केरल। केरल में जो नया साल का न्यू ईयर फेस्टिवल जो मनाया जाता है, न्यू ईयर फेस्टिवल, न्यू ईयर फेस्टिवल न्यू ईयर फेस्टिवल अकॉर्डिंग स्टेट। हमारा कल्चर इतना बड़ा है कि अपन अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसे मैंने कहा केरल, केरल में जो नए साल पर मनाया जाता है वो होता है विशु। आपसे पूछा जाएगा कि नया साल आ रहा है केरल के अंदर, केरल में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो मलयालम बोली जाती है, और केरल में नए जो फेस्टिवल, नए साल पर जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है उसका नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे, विशु। एक और इसके नाम मिलता जुलता नाम है जिसका नाम है विखु। ये रहा उत्तराखंड, उत्तराखंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है बच्चों वो कौन सा है, विखु। ख, यहां पे क्या आया, ख। इससे याद क्या रखोगे, उत्तराखंड और विखु, ये लो भाई, ये याद हो गया। इस दोनों में आपको याद रखने में दिक्कत नहीं है, इन दोनों में ये पूरा दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला भी हाँ दिख रहा होगा ये स्क्रीन में, ठीक है जी। तो आपको इन दोनों में देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाल को इसको देखने में क्या नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। चलो आगे चलते हैं। अब मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, यहाँ पे मैंने आपको देखो समझाया भी था इस मैप में, इस मैप से आप समझ जाओगे। और यहाँ जो आंसर लिखने वाला हूँ वो मैं लिखने वाला हूँ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश में कौन सा है, उगादी, ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं अब तमिलनाडु में। किस राज्य में चल रहे हैं बच्चों, तमिलनाडु में। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं आने वाला है, यहाँ जो मैंने पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तमिलनाडु में क्या करना है, देखो मैंने कहा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश उगादी हो गया। तमिलनाडु में पुथांडु मनाया जाता है, पुथांडु, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तमिलनाडु के अंदर पुथांडु मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में उगादी मनाया जाता है। अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। अब जब महाराष्ट्र की तरफ जब हम चलते हैं तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। गुड़ी पड़वा कहाँ पे मनाया जा रहा है, ये कहाँ पे, आंध्र वो महाराष्ट्र के अंदर। मैं इसको लिख भी देता हूँ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन सा राज्य आता है, तो आंध्र प्रदेश के ऊपर आता है भैया ओडिशा। ओडिशा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो ओडिशा में न्यू ईयर पर मनाया जाता है पाना संक्रांति, पाना संक्रांति। मणिपुर में कौन सा मनाया जाता है, चेरियाई ओवा। मणिपुर में कौन सा मनाया जाता है, चेरियाई ओवा, ये लीजिए, ठीक है। और आगे चलते हैं अपने पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब में कौन सा मनाया जाता है, वैशाखी। पंजाब में न्यू ईयर पर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है बच्चों, वैसाखी मनाया जाता है। अब अपने राजस्थान, पंजाब यहाँ पे नहीं है, मैंने ये डिनोट गलत जगह कर दिया, पंजाब को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, मैं डिनोट गलत जगह किया, राजस्थान है यहाँ तो, ठीक है ना, इसको सही कर लेते हैं बाल को, ये लीजिए हो गया सही। और इस एरो को अपन यहाँ पे ले जाएंगे, इस एरो को यहाँ पे ले जाएंगे, ये रहा। तो पंजाब तो यहाँ पे अभी है, तो पंजाब ये हो गया, और ये लो पंजाब। अब ये राजस्थान है, ये क्या बच्चों, राजस्थान। राजस्थान में क्या मनाया जाता है, नवरात्रा मनाए जाते हैं, नवरात्र मनाए जाते हैं राजस्थान में। बात समझ में आई कि नहीं है। अब चलते हैं, आ जाओ अपने बिहार, वो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रामनवमी मनाई जाती है। यहाँ पे क्या मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश में रामनवमी मनाई जाती है। अब चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है नवरेह। नवरूज अलग है बच्चों, नवरेह अलग है। नवरेह जो मनाया जा रहा है JNK में मनाया जा रहा है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जा रहा है। अब तिब्बत की तरफ चलेंगे, यहाँ मनाया जाता है नवरोज। अब सिक्किम की तरफ चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं सिक्किम को। सिक्किम यहाँ पे मनाया जाता है लोसुंग। सिक्किम में कौन सा मनाया जा रहा है, लोसुंग। तो ऐसे करके हम चीज़ों को समझ सकते हैं। ऐसे करके मैंने आपको लगभग सभी कंप्लीट यहाँ पे कर दिए हैं। न्यू ईयर फेस्टिवल मनाए जाते हैं, कहाँ का कौन सा मनाया जाता है। तो अपना जो आंसर था बच्चों कौन सा था, उगादी हमसे पूछा गया था।
उगादि क्या है? तेलुगु नववर्ष है। उगादि क्या है बच्चों? तेलुगु नववर्ष में मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप लोग। चलिए, बिक्री के चरण में चुनावी बॉन्ड की निम्नलिखित में से किस संस्था से केवल खरीद की जा सकती है? तो वो एसबीआई से की जा सकती है। किससे की जा सकती है? एसबीआई से। और मैं अभी आपको बताया था कि एसबीआई जो है, मैंने ये भी बताया था बैंकों को अपन डिस्कस करेंगे, तो एसबीआई जो है भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक है। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक है। ये मैं अगेन आपको रिवाइज कर रहा हूँ, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक है। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी? चलिए आगे चलते हैं। अब इसका पूरा डाटा है अपने पास, ये देखिए, ढंग से पढ़िएगा, ये पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नीति आयोग, नीति आयोग का जो कार्य है वो है एस्टेब्लिश कब होता है? 2015 में। राजनीतिक जानकारी देने वाला थिंक टैंक है। राजनीतिक जो जानकारी होगी उसके जो देगा वो कौन सा है? थिंक टैंक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। फिर आरबीआई, ठीक है, आरबीआई की ये थोड़े स्थापना दिवस में 2015 नहीं है, ये 1935 है, इसको करेक्ट कर लेना। 1935 इसकी क्या है? ये फ्लो में लिख दिया, 1935 है। इसका हेडक्वार्टर जो चेंज होता है वो 1937 में होता है कि 1935 में जो रहता है वो कोलकाता रहता है, और 1937 में कहाँ हो जाता है? इसका मुंबई हो जाता है। ठीक है जी। भारत का केंद्रीय बैंक है, हेडक्वार्टर मुंबई, ये मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये देखो एस्टेब्लिश यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, कोलकाता 1935, मुंबई 1937। आगे आइए। एसबीआई एस्टेब्लिश 1955, सबसे बड़ा ये सार्वजनिक बैंक है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। सेबी 1988 और 1992 में विधायी शक्तियों दी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है बच्चों मुंबई में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है आपके पास, और आप ढंग से इसको सोच समझ के आपको आंसर इसका करना है। तो हमें इसका आंसर तो समझ आया सर, एसबीआई, सही है ना? एसबीआई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सूर्यमंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? भीतरी ग्रह से मतलब है जो सूर्यमंडल के पास का जो ग्रह होता है। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। देखो ये रहा, सन, सूर्य है, 4 जो ग्रह ये बने हुए हैं, जैसे मैंने कहा ये 4 ग्रह बच्चों बने हुए हैं, ये 4 ग्रह हैं, इन्हें बोलते हैं हम आंतरिक ग्रह, इंटरनल ग्रह, आंतरिक या इंटरनल। इनको पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं बच्चों। इनको क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। ये जो 4 जो ग्रह हैं, ये जो 4 हैं, ये जो 4 ग्रह, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोलते हैं जोवियन ग्रह या बृहत ग्रह, यानी कि बड़े ग्रह, या इनको बाह्य, एक्सटर्नल भी बोलते हैं, बाह्य यानी कि एक्सटर्नल। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब इसमें से पूछा गया आंतरिक ग्रह नहीं है, मतलब 4 तो हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। कौन कौन से नहीं है? जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून। अब ऑप्शन को उठाइए। इसमें देखो ये मंगल भी है, जिसको मरकरी, मार्स बोलते हैं, सॉरी, शुक्र है, वीनस है, मरकरी, बुध है, और कौन सा नहीं है? जुपिटर। यही हमारे आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर। अब इस इमेज जो आपके सामने बनी हुई है, इस इमेज से आप इतना तो आइडिया लगा सकते हैं कि इसका लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट कौन सा है? जुपिटर है, लार्जेस्ट प्लैनेट है। जिसपे जीवन है वो कौन सा है? अर्थ है, जिसपे लाइफ है। जिस ग्रह पर जीवन है वो कौन सा है? लाइफ है। ठीक है, बात समझ, वो लाइफ है यानी कौन सा है? वो अर्थ है। ठीक है, और जिसपे सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट, वो है जुपिटर। सूर्य के सबसे पास का कौन सा है? वो है मरकरी। आपको साफ दिख रहा है, वो सूर्य के सबसे पास का है। सूर्य से सबसे बाद का ग्रह, लास्ट का कौन सा है? नेपच्यून, आपके सामने। अगर आप इस इमेज को ढंग से देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको डायरेक्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको सिर्फ ये इमेज में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मरकरी, सूर्य के जब अपन देखते हैं नजदीकी के हिसाब से, तो सबसे पहले मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ऐसे करके 8 ग्रह प्लैनेट जो है स्थित होते हैं सोलर सिस्टम या सोलर फैमिली के अंदर। सबसे पास वाला मरकरी है, सबसे दूर वाला कौन सा है? नेपच्यून है। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं, ये नॉर्मल जानकारी है, जो आप इस इमेज से आप समझ सकते हो। ठीक है, आप जोवियन ग्रह पूछा जाता तो ये होता। बात समझ में आई कि नहीं? आकार के हिसाब से अब याद करने का तरीका आकार ही बता देता हूँ। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये लो भैया।
आकार आपको याद रखने में दिक्कत आएगी क्या? ये देख लो आपके सामने है। आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का जुपिटर, सबसे छोटा दूसरे नंबर का सैटर्न, तीसरे नंबर का यूरेनस, चौथे नंबर का नेपच्यून। ऐसे करके आप आकार भी यहाँ से याद 1 2 3 4 याद कर सकते हो। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगा रहे होते हैं, सूर्य के क्या लगा रहे होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। अब जब अर्थ की बात आती है, अर्थ की सिस्टर या जो ट्विन सिस्टर किसे कहा जाता है? अर्थ की जो ट्विन सिस्टर कहा जाता है वो वीनस कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है, यानी शुक्र को कहा जाता है। और सबसे चमकीला भी होता है, ये दिखाई देता है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये ठीक है, ये बात सारी बातें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ से जुपिटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा है? जुपिटर है। क्लियर है भाई? जुपिटर आपको आंसर मिल गया। बृहस्पति क्या कारण है उसके पीछे वो मैंने कारण भी बता दिया आप लोगों को। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी? मैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस पदार्थ में पाया जाता है? मैलिक अम्ल की बात कर रहा भैया, ये पाया जाता है सेब यानी कि एप्पल के अंदर। मैलिक अम्ल जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है, ठीक है जी। आओ नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं। अदरक, अदरक में कौन सा पाया जाता है? ऑरेस्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑरेस्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है जी। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में सिरका अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से याद रखनी है। निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा था। हमसे पूछा जा रहा है कि शिक्षा के अधिकार को कब या किस अमेंडमेंट जो किया था, किस अमेंडमेंट में किया गया था? वो 86 में किया गया था बच्चों। किस अमेंडमेंट में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था? वो 86 हुआ था। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। संविधान संशोधन किया गया था, संविधान संशोधन किया गया था। और कौन सा किया गया था? वो 86 नंबर का, ठीक है जी। आओ, ठीक है। शिक्षा के अधिकार 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? ये भी आपको डेट पूछ ले तो 2002 में जोड़ा गया था। चलिए, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द प्रोविजन रिलेटेड टू पंचायत मेंशन? ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि पंचायत से रिलेटेड करके क्या पूछा जा रहा है? पंचायत से रिलेटेड संबंध जो है वो कौन सा है? पार्ट 9 है बच्चों। कौन सा है? पार्ट 9। इतनी सी बात यहाँ से याद रखनी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रा और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो वो बन गया बच्चों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। कौन सा बन गया बच्चों? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली बन चुका है। इसमें क्या बोला जा रहा है? हाइड्रा और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला। हाइड्रा मतलब कि जो बिजली बनाई जाएगी पानी की ज़्यादातर यूज किया जाएगा, और सौर ऊर्जा से चलने वाला इलेक्ट्रिकल रूप से बनाया गया कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इन्होंने सिडनी ओलंपिक हुआ था, कर्णम मल्लेश्वरी ने यह मेडल जीता था। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ओलंपिक की जब बात आती है तो ओलंपिक का इतिहास एक जाइंट इतिहास है, तो इसको अपन पूरा जानने का प्रयास करते हैं ओलंपिक के इतिहास को। आइए बच्चों, ओलंपिक इतिहास। ओलंपिक इतिहास की जब बात आती है, ओलंपिक इतिहास की जब बात आती है तो इसका बहुत मतलब कि 776 ईसा पूर्व पहले इसका इतिहास यूनान में मिलता है। 776 ईसा पूर्व यूनान में ओलंपिक के इतिहास मिलते हैं। लेकिन हम आधुनिक ओलंपिक की जब बात करते हैं, मॉडर्न ओलंपिक यानी कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत, आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी वो कब होती है? 1896 में बच्चों। एथेंस ग्रीस से होती है। कहाँ से होती है बच्चों? एथेंस ग्रीस से होती है। ये हमें बताया जाता है और यही हम जानते हैं, ठीक है। 776 ईसा पूर्व हमें यूनान में मिलता है। अवशेष इसके आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में मानी जाती है। अब इसकी होस्ट कंट्रियों के बारे में बात करते हैं। एक बार इसके एग्जाम में पूछा गया है होस्ट कंट्रियों के बारे में। 2020 की बात करते हैं सबसे पहले। 2020 में किस किस ने ये होस्ट किया था, ठीक है। आपसे देखते हैं 2020 से ही स्टार्ट करेंगे। 2020 टोक्यो में होता है, टोक्यो जापान में होता है।
ठीक है। 2024 का हाल ही में संपन्न हुआ है पेरिस। फ्रांस। अब 2028 के बारे में देखते हैं। 2028 का कहाँ पे होगा? लॉस एंजलिस LA USA में। ठीक है। अब आगे चलते हैं 2032 का होगा बच्चों ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अब भारत की बात करते हैं। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया अभी 2036 का भी आइडिया है नहीं, अभी अनाउंस हुआ नहीं है। ठीक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे जब चलते हैं तो भारत ने अब तक 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत ने अब तक 10 गोल्ड मेडल जीते। कितने प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, गोल्ड मेडल जीते हैं। बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। एसएससी में नहीं पूछा गया, वो बात अलग है, लेकिन अदर एग्जाम में पूछा गया। अब 10 से कौन कौन, मैंने 10 ही क्यों लिखा है? क्योंकि आपको मैं यहाँ से याद इनको करवा सकूँ। कैसे? सुनिएगा। 10 गोल्ड मेडल में से 8 तो बच्चों हॉकी में जीते हैं। 8 गोल्ड मेडल हॉकी में, और 2 एथलेटिक्स या इंडिविजुअल्स में आए हैं। 2 कौन कौन से? एक आया है 2008 में, एक गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने जीता था बीजिंग ओलंपिक में। अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। एक गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता। ठीक है, एक गोल्ड मेडल, मैं नीरज इसकी जगह 1 मिनट, एक गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा। इसने कौन से? 2020 टोक्यो में जीता। बात समझ में आई कि नहीं है? ये जरूरी है, सारी इंफॉर्मेशन हमें यहां से याद रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके। भारत ने अब तक 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है ना। 8 गोल्ड मेडल हॉकी में जीते हैं। अब बात ही आ जाती है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है कि मेडल तो 10, ये गोल्ड मेडल, बाकी सिल्वर भी हैं, ब्रॉन्ज भी भारत ने जीते हैं। ठीक है, हर साल कोई ना कोई नई चीज़ें आती है। तो जो 2024 जो ओलंपिक है उसकी कुछ खास चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। 2024 जो ओलंपिक होता है उसकी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। टोटल 10,714 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। टोटल प्लेयर 10,714 प्लेयर्स थे। ठीक है, और इंडियन प्लेयर्स कितने थे? मात्र 117। 117 प्लेयर थे। इंडियन कितने थे? 117। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंट्रियों ने पार्टिसिपेट 206 ने किया था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना है। तो ये 2000 कहां पे होता है वो भी ध्यान रखना है। फ्रांस में होता है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होता है। बात समझ में आई कि नहीं है? भारत को टोटल 6 मेडल आते हैं। ठीक है, 6 मेडल आते हैं, और 6 में क्या क्या चीजें होती है वो अलग चीजें होती है। कैसे? 1 सिल्वर आता है और 5 ब्रॉन्ज आते हैं। और 1 सिल्वर लाने वाला व्यक्ति है नीरज चोपड़ा, जो जेवलिन थ्रो में लाया था। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। आपको बताना है या मैं ही बता देता हूं। ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग जो ले जाने वाले व्यक्ति थे कौन थे? पीवी सिंधु और कमल शरथ। ठीक है ना। अब क्लोजिंग सेरेमनी क्या करते हैं? ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है मनु भाकर और पी श्रीजेश। ये सारी एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें यहां से याद रखनी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, कर्णम मल्लेश्वरी। निम्नलिखित में से खिलाड़ी खेल का कौन सा युग्म सही है? जैसे
लवलीना बोरहेन जो है मुक्केबाजी से संबंधित हैं, ये तो सही है। ये क्या है, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है बच्चों। किससे रिलेटेड है ये, बॉक्सिंग से रिलेटेड। ये बात इन्होंने क्या बोली है, सही बोली है, बॉक्सिंग से। निखत जरीन कुश्ती से, रेसलिंग बोला है इसने, और ये गलत बोला है। रेसलिंग से नहीं है बल्कि किससे हैं, बॉक्सिंग से हैं। किससे हैं, बॉक्सिंग से हैं, ये बात ध्यान रखना। तो इसका मतलब केवल यही सही है। कौन सा सही है बच्चों, वॉइस क्लियर है ना, वॉइस का कोई इश्यू तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है वॉइस क्लियर नहीं होती है तो बच्चे प्रॉब्लम करने लग जाते हैं। तो आप यहाँ से क्या रखोगे, केवल फर्स्ट सही है। लवलीना बोरहेन मुक्केबाजी संबंधित है, निखत जरीन कुश्ती से नहीं है बल्कि बॉक्सिंग से हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी, यंग बंगाल आंदोलन की हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो ने की थी। ठीक है, ये हिंदू विश्वविद्यालय में इंग्लिश के मास्टर जी थे, इंग्लिश के गुरुजी। कौन, हेनरी लुई विलियम डेरोजियो। देखिए बच्चों 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मृदा अभिलक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। फलुई सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है भैया। मृणक से स्थूल कणों का अनुपात अधिक होता है, ये भी गलत है। यानी कि न तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। तो ऐसे करके जो हमारा जो आंसर हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। देखिए सेकंड नंबर का 42 देखते हैं। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दक्कन का पठार, देखिए भैया ये लीजिए, ये दक्कन का पठार है। थोड़ा सा मैंने ये सही बनाया, वैसे तो इसको थोड़ा ऐसे करते हैं तो ज़्यादा सही लगता है। दक्कन का पठार, दक्कन के पठार में क्या क्या गलत और क्या क्या सही कहा गया है। पश्चिम में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। पश्चिम, चलो इसको देखते हैं। उत्तर ये रहा, दक्षिण। आप ऐसे मान के चलो अपन को कुछ आ नहीं रहा है, तब अपन इसको आंसर कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। इसने कहा पश्चिम में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। आप देखो है क्या भैया ऐसे, पश्चिम में नहीं, पहला बात तो यहाँ से ये थोड़ा सा चौड़ा कम है। दक्कन का पठार त्रिभुजाकार भूभाग है, सही है भैया, त्रिभुजाकार भूभाग है कि ये देखो, ये बात तो इसने सही बोल दी है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूरब में भी देखा जाता है, इसका भाग जो है उत्तर और पूरब में भी देखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसका ऊंचा उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, ये भी सही है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। पश्चिम में आप देखो, पश्चिम में क्या है, ऊंचा है, पूरब पश्चिम, यहाँ से ऊंचा है, बिल्कुल सही बात है। और अगला क्या बोला, इसका ये ढलान है, बिल्कुल सही है। मैं पश्चिमी और पूर्वी घाट बता रहा होता हूँ तभी भी ये मैंने कई बार बात बताई हुई है। पश्चिमी से तो ऊंचा है और पूर्व की तरफ ये ढलान है ऐसे करके। ठीक है, तो ये बात समझ में, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, ए वाला। आंसर क्या गलत हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, पश्चिम में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला स्थित है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के अधिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो ये सबको नॉर्मल बात है, डाल्टन का नियम है भैया। कौन सा नियम है ये, डाल्टन का ये नियम है। ये बात डाल्टन भी बोलते हैं, डाल्टन बोल दीजिए आप। 500 साल पुराना नृत्य के रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। असम, ठीक है ना। वो उस नृत्य के बारे में पूछा गया तो वो नृत्य है सत्रिया, सत्रिया, ठीक है ना। चलो इसके बारे में आपको विस्तार से बहुत तरीके से बहुत शानदार चीज़ें बताता हूँ। सत्रिया से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको आएगा नहीं, ठीक है। बाकी चीज़ें ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, पहले इस चीज़ों को देखते हैं, सत्रिया के बारे में जानते हैं। देखिए सत्रिया नृत्य, सत्रिया, सत्रिया जो नृत्य है वो सत्र वर्ड से आया है असम में। किस वर्ड से आया बच्चों, सत्र, यानी कि सत्र शब्द या सत्र वर्ड से आया है। और किस राज्य में किया जाता है, असम में किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा किस म्यूजिक पे किया जाता है, तो म्यूजिक यानी कि संगीत, संगीत का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, किस में मिलता है, बोर गीत पर मिलता है। जो संगीत में किया जाता है बोर, ये 500 साल पुराना है, मतलब इसकी शुरुआत, ये बिगिनिंग या शुरुआत 15वीं शताब्दी में होती है इसकी, आज से ठीक 500 साल पहले। शुरुआत जो होती है 15वीं सेंचुरी या 15वीं शताब्दी में होती है बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। बिगिनिंग, शुरुआत 15वीं शताब्दी में होती है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। 500, और इसको ना न्यूएस्ट क्लासिकल डांस है ये, न्यूएस्ट
क्लासिकल डांस है, क्योंकि सब वर्ष 2000 में न्यूएस्ट क्लासिकल डांस है, यानी नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। ये एज ए क्लासिकल डांस की जो मान्यता दी जाती है, शास्त्रीय नृत्य की मान्यता, शास्त्रीय नृत्य की मान्यता वर्ष 2000 में दी जाती है, तो इसलिए न्यूएस्ट क्लासिकल डांस है। 15वीं शताब्दी में इसके बिगिनिंग शुरुआत माना जाता है और वैष्णव संतों को, वैष्णव मठों के द्वारा किया जाता है। वैष्णव संत, क्या बच्चों? वैष्णव संत, वैष्णव संतों के द्वारा। वैष्णव मतलब भगवान विष्णु को मानने वाले, भगवान विष्णु की आराधना। बात समझ में आई कि नहीं? वैष्णव संतों के द्वारा ये किया जाता है। संगीत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वोर गीत पर किया जाता है। मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर वे नहीं होता है। तो ये शास्त्रीय नृत्य के बारे में छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आइए बाकी में चलते हैं। मोहिनीअट्टम, ये आपको पता रहे कि असम है, असम। अब देखते हैं मोहिनीअट्टम के बारे में। मोहिनीअट्टम जो नृत्य किया जाता है ये केरल में किया जाता है, तो ये केरल में। इसके अलावा एक और नृत्य होता है जिसका नाम है कथकली। मोहिनीअट्टम के अलावा बच्चों कथकली भी किया जाता है, ठीक है ना। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो किया जाता है ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आंध्र प्रदेश में। भरतनाट्यम को आप अच्छे से जानते हो किस राज्य में किया जाता है बच्चों? ये तमिलनाडु में किया जाता है। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आंसर हमारा क्या हो गया? क्षत्रिय। देखिए भैया, हमसे पूछा जा रहा है कि एप्पल के पीडी का एक कंप्यूटर है और उसकी जनरेशन हमसे पूछी गई है। क्या पूछा जा रहा है भैया? जनरेशन के बारे में हमसे पूछा गया है कि किस जनरेशन में ये प्रारंभ किया गया था। तो ये किस जनरेशन में किया गया था बच्चों? ये सेकंड जनरेशन में किया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। किस में किया गया था बच्चों? ये सेकंड जनरेशन में ये किया जाता है। लखनऊ समझौता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लखनऊ समझौते से रिलेटेड बात आती है। यह समझौता 1916 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। यह कांग्रेस के मध्य मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी गुटों के बीच हुआ था? नहीं, यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य होता है। और किसके मध्य होता है बच्चों? ये कांग्रेस वर्सेज मुस्लिम लीग के मध्य होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक केवल डी सही है। केवल क्या बच्चों? हमारा डी सही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार से समस्त मांग फलन उपभोग फलन से संबंधित होती है? समस्त मांग जो होती है वो उपभोग फलन से संबंधित होती है। ये हमसे बच्चों पूछा जा रहा है। तो ये क्या होता है सुनना पहले। इसमें ढलान सी के समान है, बिल्कुल सही। इसका जो ढलान होता है वो सी के समान होता है, ठीक है ना। समस्त मांग फलन का उपभोग फलन के समानांतर होता है, ये भी सही है। दोनों ही सही है, इसमें डी आंसर हो जाएगा। हाल ही में परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो पंजाब को मिला है बच्चों। किसको मिला है? पंजाब को ये स्थान मिला है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। हाल ही में क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य ओडिशा, सॉरी ओडिशा नहीं है, गुजरात है, ठीक है ना। इसका पहले पंजाब था, हाँ सही है। भी नया राज्य जो बना है क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला वह है गुजरात। हाल ही में असम में खोजी गई नई प्रजाति गार्निश या कुसुमे का संबंध है वृक्ष से, यानी कि ट्री से संबंधित है। ऐसे करके बच्चों हमने 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया। आप अपना ध्यान रखिए और ऐसे मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। और जो एनालिसिस आपको बताया जा रहा है बहुत डीपली बताया जाता है, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा हो। तो आप अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।